तो नमस्कार सभी साथियों को। तो पहले वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में जानकारी देखी थी। आपको समझ में आई वो? कोई समस्या उसमें? सम संख्या और विषम संख्या भी देखी थी हमने, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो कौन सी होती है? हाँ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, ठीक है। उसके बाद बात करें हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या की, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है हमारी 0, ठीक है। सबसे बड़ी हम बता नहीं सकते हैं, है ना, बड़ी संख्या हम बता ही नहीं सकते हैं। इसके बाद बात करें हम पूर्णांक की, पूर्णांक में इम्पोर्टेंट बात है एक तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक की बात करें हम, सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो वो होता है +1। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई पूर्णांक की। यहाँ तक क्लियर है सबको? और कुल कितनी प्राकृत संख्या होती है? अनंत। और कुल कितनी पूर्ण संख्या होती है? वो भी अनंत। इसी प्रकार सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या होती है बेटा 2। सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है? 2। और सबसे बड़ी बता नहीं सकते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, सम और विषम में, कि जब भी हम दो सम संख्याओं को ऐड करेंगे, जब भी हम दो सम संख्याओं का एडिशन करेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगी। जब दो सम संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी बेटा, ठीक है। जब दो विषम संख्याओं को ऐड करेंगे तो भी हमें सम संख्या मिलेगी, ये हमने कल देखा था, है ना। ये फैक्ट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं कि जब दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो कौन सी संख्या मिलेगी, जब दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो कौन सी संख्या मिलेगी, ठीक है। इसके बाद गुणनफल की बात करें, जब दो सम संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगी। जब दो विषम संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल में तो हमें विषम ही मिलेगी, ठीक है। गुणनफल में हमें विषम संख्या मिलेगी, ध्यान रहे। और योग में क्या मिलेगा? सम संख्या। जब दो विषम संख्याओं का योग करेंगे तो सम संख्या मिलेगी, और जब दो विषम संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? इसके बाद हम चर्चा करते हैं आज अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? नाम से ही क्लियर है ना। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? इसके सिर्फ 2 गुणनखंड रहेंगे, ठीक है। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। 2 गुणनखंड हो, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 2। अब 2 ऐसी संख्या है, एक तो इसका 1 गुणनखंड है और एक 2। एक तो सभी संख्या का गुणनखंड रहता है, एक तो हर संख्या में आएगा, ठीक है। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड। ऐसे ही 3 का भी 1 और 3, मैंने 5 ले लिया, 1 और 5। इसके अलावा और कोई गुणनखंड है क्या इनका? तो ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। आप इसकी डेफिनेशन नोट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने सब बता दिया आपको। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें हम, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। दिख ही रहा है वो तो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। एक और शब्द आता है इसमें, यदि मैं इसमें लिख दूँ सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो घबराना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये भी कितनी होगी? 2 ही होगी, क्योंकि सम अभाज्य संख्या। और कैसी? सबसे छोटी समअभाज्य संख्या की बात भी मैं करूं तो वो यही होगी। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी तो बता ही नहीं सकते हम, है ना। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2। अब बात करें हम 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच। अब 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है आपको बताया तो बताओ। इसके 1 से 100 के बीच में होती है टोटल 25 अभाज्य संख्या है। कितनी? 25, ठीक है। अब 25 कैसे? देखो, सबसे पहले आता है 2, फिर 3, 5, 7,
के बाद 9 आएगा, नहीं आएगा। 11 बिल्कुल। 13 के बाद डायरेक्टली 17 ना 15 के गुणनखंड ज़्यादा है। 1 3 5 3 हो गए ना। अब यहाँ बात कितनी चल रही है? 2 की। परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 17 के बाद आएगा बेटा 19 के बाद डायरेक्टली 23 के बाद आएगा 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद बात करें हम 39 नहीं आएगा, ये आएगा डायरेक्टली 41 के बाद 43 के बाद बात करें हम 47 के बाद 49 नहीं आएगा, 51 भी नहीं आएगा, 53 आएगा। 53 के बाद आएगा 59 के बाद 61, फिर 67, फिर आएगा हमारा 71 भी नहीं आएगा, सॉरी 71 आएगा। 71 फिर 73 के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 74 भी नहीं आएगा, 75 भी नहीं आएगा, 76 भी नहीं आएगा, 77 भी नहीं आएगा, 78 भी नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा 79 के बाद आ जाता है हमारा 83 के बाद 89 के बाद क्या आएगा? 90 भी नहीं आएगा, 91 भी नहीं आएगा, 92 93 94 95 96, ये सारी कैसी भाज्य संख्या हो जाएगी। इनके 2 से अधिक गुणनखंड रहेंगे। आएगा लास्ट में सिर्फ 97। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं कि 25 है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल कितने नंबर हो गए? ये 25। अभी देखा था हमने कि 1 से 100 के बीच में कितनी संख्या है? टोटल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो 25 हो गई। अब यूँ नहीं कि 1 से 100 की पूछेगा, वो हो सकता है वो आपसे 1 से 10 तक पूछ ले कि 1 से 10 के बीच में कितनी है। तो देख लो यहाँ पे ये 1 से 10 के बीच में कितनी है? 4। ठीक है, अगर 1 से 20 की पूछे वो 1 से 20 में कहाँ तक आ जाएगा हम? ये यहाँ तक, ये 4 और ऐड हो जाएगी इसमें। तो कितनी हो गई? 1 से 20 में 8। अगर वो 1 से 30 की बोले तो 1 से 30 में ये 2 और ऐड हो जाएगी, तो हो गई 10। 1 से 40 की पूछ ले वो, 1 से 40 में ये 3 और ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो गई? ये 13। सॉरी, कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 13। कुछ भी पूछ सकता है वो, ज़रूरी नहीं है कि 1 से 100 तक की पूछे वो, है ना। फिर 1 से 50 की पूछ ले वो, तो कितनी और ऐड हो जाएगी? फिर 2 संख्याएं और ऐड हो जाएगी, तो ये कितनी हो गई टोटल? 15। 1 से 50 तक 15 हो गई। ठीक है, अब 1 से 15 तक 50 हो गई, तो वो बोल दे कि 50 से 100 के बीच में कितनी है, तो जो बची वो 25 है टोटल। तो 50 से 100 के बीच में कितनी हो जाएगी? फिर कितनी हो जाएगी? 10 संख्याएँ जो बची हुई है ना, वो 10 संख्याएँ बाकी उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभाज्य संख्या का पूरा हमने आपको बेसिक बता दिया है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2, बड़ी तो हम बता ही नहीं सकते, बाकी है इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी। क्वेश्चन इसी प्रकार बनेंगे यहाँ से। अब बात करेंगे हम भाज्य संख्या की। अब यहाँ पे सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे थे, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? 2 से अधिक गुणनखंड बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 से अधिक। तो भाज्य संख्या की बात करें हम, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी? 2 से अधिक गुणनखंड। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगी बेटा? 2 से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि मैंने संख्या ली 4। अब 4 का 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है, 4 के कौन कौन से गुणनखंड है? 1 है, 2 है और 4। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या में भी ऐसे ही सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक प्रश्न ये तैयार हो गया। सबसे छोटी, मैं भाज्य संख्या की बात करूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या रहेगी? आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, कौन सी रहेगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बात करें 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक भाज्य संख्या है। अभी वहाँ पे कितनी देखी थी हमने भाज्य में? 25, बची कितनी? 75। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते हो कि 1 से 100 तक भाज्य संख्या 75 है, संख्याएं होती है 74। अब आप बोलोगे सर वो एक और कहाँ गई? तो एक जो होती है ना, सबसे पहले एक, वो एक होती है, एक ना तो भाज्य है ना ही
अभाज्य, ठीक है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, इनके बीच में 1 से 100 तक भाज्य संख्या है 74 है। क्लियर है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में 25 होती है, ठीक है, और भाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में 74 होती है। और एक जो संख्या होती है नंबर 1 जो बोलते हैं उसे, वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बाकी के परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न, हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे इसको, ठीक है। अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और कोई डाउट है आपको? ठीक है, समझ में आ गया भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।